हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस पे। तो जैसा कि कल कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड हो गया है कि हमारे बीच सीईटी आने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या भला है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले एक एजेंसी आती है एनआरए। अब एनआरए क्या है, आप उसके बारे में मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। आपको कोई भी चीज आपके कमी नहीं होगी और पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा। तो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये जो सीईटी स्कोर कराएगी या आगे से आने वाली जो वैकेंसियां हैं वो एनआरए के थ्रू ही होकर जाएंगी। सबसे पहले एनआरए के पास आएंगी, एनआरए वो सीईटी कराएगा और सीईटी के बाद आईबीपीएस, आरआरबी या एसएसटी जो अन्य संस्थाएं हैं वो अपना अपना वैकेंसी को फिल करेंगी। तो सबसे पहले नेशनल एजेंसी आती है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये में भी अगर सबको सही रहता है ये तो 2021 से आ जाएगी। ठीक है, 1517 करोड़ इसको मिले नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को। ये 2019 की जो बजट आया था हमारा, उसमें ही इसका जिक्र हुआ था पहली बार, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। 2020 जो 2020 का बजट भी आया तो उसमें इसकी बात हुई, लेकिन फिर कोरोना के टाइम के बाद उस पर ध्यान नहीं गया। अभी ये कल आया है अचानक से 2021 के लिए। ये मान के चलिए 2021 अगर कोरोना सब कुछ सही रहा तो 2021 में ये आ जाएगा। और इसी तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आएगा 2021 से। ठीक है, तो इसमें क्या कराएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 क्राइटेरिया में बैठा हुआ, मतलब 3 एजेंसी इसको कराएंगी। 3 एजेंसी के थ्रू स्टार्ट किया गया पहली बार। तो सबसे पहले एसएससी है, ठीक, जो एसएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, और एक आरआरबी और एक बैंक का रिक्रूटमेंट जो होता है आईबीपीएस के थ्रू। ये तीनों रिक्रूटमेंट अलग अलग होती थी। अब इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो सीईटी के अंदर आते हैं। देखिए, एनआरए कंडक्ट ओनली टियर 1 एग्जाम। इसका जो टियर 1 का एग्जाम होता है तीनों के, तो वो एनआरए कराएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्जाम सेंटर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट ये है, क्योंकि एवरी डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्जाम सेंटर होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था, हम प्रीलिम्स देने के लिए यहाँ रहते हैं, हमें 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हमारा रहने का खर्चा और फीस का खर्चा तो रहता ही था, आने जाने का खर्चा काफी खर्चा हो जाता था, और फिर जब सिलेक्शन नहीं हो पाता था बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए बनाया गया कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्जाम सेंटर होगा। मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना मनपसंद चॉइस, पहले आप चॉइस फिल कर सकते हैं कि आप कहाँ लेना चाहते हैं, ये आपके पास होगा। तो हर जगह एग्जाम सेंटर होगा। इतना समझ में आएगा। सीईटी स्कोर, अभी सीईटी स्कोर के बारे में जानते हैं। सीईटी आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होगा। जैसे कि आप टीचिंग एग्जाम में देखते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे होता है सीटेट का एग्जाम, जिसकी मार्कशीट जो होती है वो 7 साल के लिए वैलिड होती है, 7 इयर्स के लिए। बस उसी तरीके से ये आया है सीईटी का, जो इन तीनों की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, आरआरबी की, आईबीपीएस की। पहली बात तो तीनों की अलग अलग तैयारी करते हैं या नहीं करते, कोई इसकी करता है कोई इसकी। अब कोई तैयारी नहीं होगी, पहले सीईटी की तैयारी होगी। ठीक है, सीईटी टियर 1 का सिलेबस अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट अभी सिलेबस जब आ जाएगा तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सिलेबस अभी नहीं आया है, तो एक सिलेबस रखा जाएगा कॉमन सिलेबस, वो देखना होगा, दिलचस्प होगा कि क्या, क्योंकि आईबीपीएस का सिलेबस अलग होता है, एसएससी का भी थोड़ा अलग डिफरेंस होता है तीनों में। तो एक सिलेबस बनाया जाएगा, उसकी तरह सीईटी का टियर 1 कराया जाएगा। टियर 1 जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, 3 साल की वैलिड हो जाएगी मार्कशीट आपकी, तो आप सीधे मेंस के लिए फॉर्म भरेंगे। अगर आप बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप आईबीपीएस का भर सकते हैं। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरआरबी के लिए भरेंगे। एसएससी की या तीनों भी आप भर सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होगी। ठीक है, तो 3 साल के लिए आपकी वैलिड होगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके से 3 साल के बाद। अब आप पूछेंगे कि एक बार फॉर्म भर सकते हैं या दूसरे कई बार भर सकते हैं, तो आप n नंबर्स पर भर सकते हैं। साल में 2 बार होगा ये। ठीक है, और आप दोनों बार भर सकते हैं, या आप जितने टाइम चाहें, अगर आपकी एज एज मतलब लिमिट है अभी तक, तो आप कितने भी टाइम भर सकते हैं, n टाइम्स भर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे कि फर्स्ट टाइम आपने सीईटी दिया, उसमें आपके 80 नंबर आए। ठीक है, और अगर आपने फिर आपने सोचा नंबर कम लग रहे हैं, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे भी पता नहीं कितने में से 80 आएंगे या कितने में से 90, कोई आइडिया नहीं है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं तो आपके 90 आ गए। ठीक है, तो आपका 90 कंसीडर किया जाएगा अगले 3 सालों के लिए। ठीक है, तो जैसे का आपने 2021 का जो 6 मंथ में होगा, तो आपके जून तक में आपने 80 नंबर लाए, और दिसंबर तक में आपने 90 नंबर लाए, तो आपका 90 वाला काउंट होगा, 80 वाला काउंट नहीं किया जाएगा।
ठीक है। अगर उल्टा हो जाता है, बाय द वे आपके पहले 90 आ जाते हैं, फिर आप एग्जाम देते हैं जो जो में आपके 80 आ जाते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 90 वाला ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, बोला गया सेपरेट सीईटी विल बी हेल्ड फॉर ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट मैट्रिक लेवल। अब ये क्या है, ये देखते हैं। सीईटी को 3 लेवल पे डिसाइड किया गया है, जैसे कि पहला रखा गया है 10th लेवल पे, फिर आ गया 12th लेवल पे, और एक हो गया ग्रेजुएशन पे। ठीक है, अब आईबीपीएस की वैकेंसी तो सब सारी ग्रेजुएशन में ही आती है, ये तो आपको पता होगा, तो आईबीपीएस तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। लेकिन आप 12th लेवल पे जैसे आप सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं एसएससी में, ठीक है, तो वो आ जाता है, या 10th लेवल पे उसका एमटीएस का फॉर्म आ जाता है, या जीडी का आ जाता है। तो जैसे आप ये तो फॉर्म भरते हैं ना एसएससी के, तो ये आप इसके थ्रू भर सकते हैं। आप 10th पास हैं तो आप 10th लेवल भर सकते हैं, 12th पास हैं तो आप 12th लेवल भर सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी भर सकते हैं, या आप चाहें तो तीनों भर सकते हैं। अगर तीनों एलिजिबिलिटी है तो आप तीनों भर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूं उसमें। जैसे कि each candidate will have 2 additional chances to improve his or her success or the best score will be taken into consideration। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये तो खैर, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आप n नंबर्स हो सकते हैं, मतलब आप चाहे जितने बार दे सकते हैं। अगर आपकी एज अलाउ करती है तो आप कितने भी बार, ठीक है, अगर आपकी एज अलाउ करती है तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स n टाइम्स दे सकते हैं आप। ठीक है, एक और अच्छी चीज हुई है, सीटेट वुड बी अवेलेबल इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। सबसे अच्छी एक खबर ये भी है कि आपका जो सीईटी होगा वो आपका हर लैंग्वेज में होगा। अभी तो बताने चला है, लेकिन न्यूज़ सोर्सेस के मुताबिक ये पता चलता है 12 लैंग्वेज में होगा, बट अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन फाइनली ये मान के चलिए आपका एनी लैंग्वेज, बहुत सी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए अच्छी खबर है, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब लैंग्वेज में होगा, वो आगे देखा जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो एक कॉमन सिलेबस होगा, ये भी एक चीज है यहाँ पर कि देयर विल बी अ कॉमन सिलेबस इन सीईटी, क्योंकि भाई तीनों का सिलेबस अलग अलग होता है। आईबीपीएस की तैयारी करने वाला बच्चा, वो जैसे आईबीपीएस में मैथ्स की मैं एग्जांपल लेके बात करूँ तो मैथ्स में अर्थमेटिक ज़्यादा पूछी जाती है और एडवांस से रिलेटेड नहीं। लेकिन एसएससी में अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पर अलजेब्रा, ज्योमेट्री या एडवांस का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बट आईबीपीएस में नहीं पूछा जाता है। तो आरआरबी में ऐसा होता है कि आरआरबी में किसी आरआरबी में इंग्लिश का नहीं सेक्शन होता है, बट आईबीपीएस में और एसएससी में इंग्लिश का सेक्शन होता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी लोगों की, एक कॉमन सिलेबस बनाना होगा एनआरए को जो तीनों चीज़ में अवेलेबल हो। ठीक है, जिससे तीनों चीज़ क्वालिफाई हो जाए। कई क्वेश्चन जैसे आते हैं हमारे पास कि आईबीपीएस की तैयारी अलग होती है, उसके वो आप तैयारी करते रहेंगे, वो तो होगी होगी, ठीक है, बट उससे पहले कॉमन सिलेबस की बात होती है। बाकी जो मेंस एग्जाम होगा वो या टियर 2 होगा या जितने भी स्टेजेस होते हैं वो आपकी वही प्रायोरिटी कराती है, मतलब वही आपके एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस कराएंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, बैंकिंग के ले लेता हूं कि आईबीपीएस की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो उसका बाय द वे आरआरबी आता है तो आरआरबी का वो प्री निकाल लेता है। ठीक है, तो वो मेंस के लिए प्रिपरेशन करेगा और मेंस की प्रिपरेशन कर ही रहा होता है कि बीच में एक आईबीपीएस आ जाता है। ठीक है, आईबीपीएस आ जाता है, अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि आईबीपीएस की वो प्री की तैयारी करे या आरआरबी के मेंस की तैयारी करे, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चक्कर में ये नया चीज निकाला कि अगर आप एक बार सीईटी क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप आरआरबी का सीधे प्री देने की जरूरत नहीं, आरआरबी मेंस दीजिए, आईबीपीएस का मेंस दीजिए, सिर्फ आप मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, एसएससी का बच्चा टियर 1 की जगह सिर्फ टियर 2 की तैयारी करेगा। टियर 2 में जैसे रीजनिंग और जीएस नहीं आती है तो वहां पर सिर्फ इंग्लिश मैथ की तैयारी करेगा।
तो ये एक अच्छी खबर है। और कुछ चीज़ों के पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स जैसे कि मैंने जो नोटिस किया हुआ है कि जो बच्चा अगर पहले से तैयारी कर रहा है और ऑलरेडी वो एक अच्छी खासी स्टेज पे है, तो उसके लिए सीईटी आने का मतलब है कि वो जो यहाँ पर खड़ा है वो वापस आके जीरो पे जाए, क्योंकि उसके लिए सब जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो वापस उसको एक नया सिलेबस, नई तैयारी, सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सीईटी क्वालिफाई करेगा 3 साल के लिए, वो वैलिड होगा। कहा है तो ये यहाँ पर एक माइनस पॉइंट मेरे को लगा। बाकी अच्छी चीज है, नए लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है ज़्यादा कि ये एक नया प्लेटफॉर्म निकल के आया है। और अभी ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे, वो भी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस में ही लागू हुआ है। आगे आने वाले टाइम पे जो राज्य हैं हमारे स्टेट लेवल पे भी इनको लाया जाएगा, या और भी जो एग्जाम होते हैं बाकी एनआईसी वगैरह के, जिसके भी, तो वो भी इसके अंदर लाए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में मैंने आपको जितना बताया आप समझ गए हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ इस न्यूज को, और अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।